नमस्कार आप सभी को। मैं विकास। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं और आप जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं आप उसमें देख रहे हैं, एप्स्टीन फाइल का सबसे बड़ा अभी मुद्दा है और पूरा सोशल मीडिया गरमाया हुआ है। जो एप्स्टीन था वो एक अमेरिकी देह व्यापारी था। वो छोटे छोटे बच्चों को अपहरण करके ले जाते थे और उन लोगों के साथ में एक घिनौनी हरकत जो एक इंसान एक महिला के साथ में करता है, वो उसी प्रकार का वो रैकेट चलाता था। बहुत बड़ा एक ब्रांड बन चुका था। अब बहुत बड़े बड़े लोग उससे जुड़ते थे और उससे बहुत सारे काम कराते थे, हेल्प लेते थे। वर्ल्ड में लगभग जितने भी कंट्री है और सभी कंट्री में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, मंत्री से लेके विधायक, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, वो लोग सभी उनसे कनेक्टेड पाया गया है। जो अभी फ़िलहाल में जो फाइल आया है, एप्स्टीन फाइल जो आया है, उसमें सभी लोग कनेक्टेड पाए गए हैं। जो सोशल मीडिया है और बहुत ऐसे स्वतंत्र पत्रकार जो है, उन लोगों ने बहुत ऐसे लोगों का जो एप्स्टीन के साथ में जो कनेक्ट थे, उन लोगों का कुछ पर्दाफाश किया है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों का चेहरा साफ नहीं हुआ है। और जितने भी एप्स्टीन फाइल में जो संख्या था भारत में, उसका कुछ संख्या कम हुआ है। एप्स्टीन फाइल जो संख्या था वो संख्या कम हुआ है। तो एक तरह से बहुत ऐसा गलत चीज़ है, उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत चीज़ तो छुपा दिया गया है। लेकिन जितने भी सेलिब्रिटी थे, जो उद्योगपति थे और जितने पॉलिटिकल जो लीडर थे, उन लोगों का ताल्लुक एप्स्टीन से जो मिला है, तो उन लोगों का जो अपने बचाव में एक बयान आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम कुछ देश का जो कुछ काम था उसके उस विषय को लेकर उनसे जोगाजोग में थे या कनेक्टेड में थे या उससे कुछ वार्तालाप कर रहे थे। वो लोग अपने बचाव में ये बात कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों का जो पीछे का जो मानसिकता है वो अपना निजी स्वार्थ का है और वो लोग निजी कामना को लेकर है। क्योंकि अगर वो अपना साफ अगर जाहिर कर देते हैं कि मैं एप्स्टीन से जुड़ने का मेन मकसद था कि मुझे अपना कामना पूर्ति करना था और मुझे अपना स्वार्थ पूरा करना था, अगर वो इस प्रकार का बात अगर जाहिर करते हैं सार्वजनिक, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वो ये तर्क दे रहे हैं कि मैं कुछ काम को लेकर उनसे मैंने कुछ वार्तालाप किया है, तो वो इस प्रकार का वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ, बहुत बड़ा दुष्कर्म हो रहा था, उनका पर्दाफाश हुआ। तो इससे अभी लोग बहुत चौंक भी जा रहे हैं और लोग अचानक एक घटना घटी उस तरह का सोच के लोग हतोत्साहित हो जा रहे हैं। लेकिन ये कोई अभी का समय घटने वाला घटना नहीं है। एप्स्टीन जो कर रहा था, वो एप्स्टीन अगर देखने समझने का अगर नज़रिया सही हो तो हर एक इंसान एप्स्टीन ही है। वो एप्स्टीन क्या कर रहा था, उसके पास में पॉलिटिकल पावर आ गया था, उसके बाद में उद्योगपति के साथ में उसका गठजोड़ के कारण उसका जो आर्थिक स्थिति था उसका बहुत मजबूती था। तो वो बहुत हाई लेवल के एक बहुत पावरफुल और एक ब्रांड हो गए थे। तो वो ब्रांड होने के कारण उसके वो अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे थे। तो इंसान का एक नियत है, अगर वो अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर देता है तो वो अपने नीचे
के जितने भी चीज़ है उन पर वो अपना हक अधिकार जताना शुरू कर देता है, और अपने नीचे जितने भी अब लोग हैं या इंसान है उस पर वो अपना एक दबदबा बनाने की कोशिश करता है और वो अत्याचार करता है। अगर इसी जगह हर व्यक्ति को अगर उसको सारा संसाधन दे दिया जाए तो वो भी एक एप्स्टीन से कम नहीं होगा। वैसे तो छोटा में भी अगर देखने जाने से हर एक आदमी अपने से छोटे को शोषण करता ही है, एक अपने से छोटे के ऊपर वो अत्याचार करता ही है। इसलिए हर एक इंसान एप्स्टीन ही है, क्योंकि लेकिन अभी उसको मौका नहीं मिला है। अगर मौका मिल जाने से वो भी एप्स्टीन जैसे काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों को पता होगा हमारे भारतवर्ष में अभी हम लोगों का जनगणना नहीं हुआ है, और पिछले आने वाला समय में जनगणना होने की बात चल रही है। तो आप देखेंगे अगर हमारे भारतवर्ष में अगर जनगणना होती है तो ये सामने निकल के आएगा आंकड़ा कि हमारे भारत देश में जो पुरुष के तुलना में जो महिला का संख्या है वो करीब 4 से 5 करोड़ का कमी आएगा। और अभी भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत में 4 से 5 करोड़ जो स्त्री है वो गायब है। तो क्योंकि ये पूरा सोशल मीडिया में नहीं है और ये किसी आंकड़ा में कहीं पर शो नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब ये आंकड़ा जब जनगणना होगा तब तो पता चलेगा, इसका पूरा आंकड़ा सामने खुल के आएगा। तो ये भी एक एप्स्टीन जैसा ही हाल है, लेकिन इसका जैसे एप्स्टीन फाइल अभी खुल कर आया है, पूरा सार्वजनिक हुआ है, उस तरह हमारे भारत में जो महिला अभी गायब हुई है 4 से 5 करोड़, अब उसका डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए लोग को भी पता नहीं है। अब इसमें अब ऐसे है कि 10 आदमी में एक आदमी को पता है, इसलिए वो बात दब जा रही है। जब ये पूरा बात सार्वजनिक होगा जनगणना के बाद में, तब आपको पता चलेगा। मेरा एक ये देखने का दृष्टि रहा है कि अभी हमारे भारत में जितने भी हम लोग समस्या देख रहे हैं वो हर क्षेत्र में समस्या है। एक आध दो मुद्दा है जिसमें थोड़ा बहुत सरकार ने कुछ नज़र डाले हैं, और बाकी जितने भी जो समस्या है उसमें दिन प्रतिदिन उसका जो वृद्धि दर है वो कम होती जा रहा है। तो ये समस्या हमें इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि सरकार में जो लोग हैं और उसके पहले जो रह चुके हैं वो लोग कैसे जगह में जुड़ के कैसे काम कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे देश में जो प्रगति होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि भारत देश के जो जनता है वो अपना 100% जो योगदान बनता है उसमें से कुछ प्रतिशत कम है, लेकिन जनता दे ही रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार को सहयोग दे ही रही है। उसी सहयोग से सरकार चल रही है, और जितने धनराशि भारत के जनता खून पसीना का कमाई हुआ जो टैक्स सरकार को देती है, तो उस पैसा का सरकार जो उपयोग करती है तो उतना उपयोग सरकार नहीं कर रही है। उसका पैसा कुछ कहीं नाजायज़ जगह खर्चा हो रहा है, और हम लोगों के पास में ऐसा कोई एक संस्था नहीं है कि सरकार से ये सवाल जवाब करे कि सरकार जितने भी जो खर्चा कर रही है, जो एक्सपेंडिचर में जो खर्चा हो रहा है, उसका एक ब्यूरो दिया जाए। और सरकार भी अभी आरटीआई में कुछ नियम ऐसे ला रहे हैं जिसमें आप उस क्षेत्र का जो भी इंफॉर्मेशन है, वित्तीय इंफॉर्मेशन है, आप सरकार से नहीं मांग सकते। तो उसको एक सुरक्षा का घेरे में सरकार ला कर रख ली है, और उस एरिया में जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका आपको कोई भी विवरण नहीं मिलेगा। तो सरकार ये अपने आप को एक सुरक्षा कवच के तरफ में उपयोग कर रही है कानून का। तो अभी हम लोगों का भारत में अभी हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सरकार
ये कोशिश कर रही है जनता को दिखाने के लिए कि भारत देश बहुत चकाचौंध है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है भारत देश में। सरकार इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट कर रही है और ये शो करने की कोशिश कर रही है कि भारत में कुछ भी समस्या नहीं है। लेकिन मुझे कुछ रिपोर्ट मिला है, जैसे कि हमारे भारत देश में जिस प्रकार भारत देश विकास कर रहा है, विकास की प्रगति में जिस तरह बढ़ रहा है, उसी तरह हम लोगों का जो कुपोषण है, जो भूखमरी है, उसका जो आंकड़ा है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी मैंने फ़िलहाल ही एक रिपोर्ट देखा और वो रिपोर्ट में मैंने पाया कि अभी हम लोगों का जो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स है वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। ये ग्लोबल हैंगर इंडेक्स जो ये देश के अनुसार ये रैंक निकालती है, तो उस रैंक में ये पाया गया है कि भारत अभी बहुत कुपोषित और भूखमरी का शिकार है। लेकिन सरकार इसको दबाया जा रही है एक चकाचौंध लोगों को आँख के नज़र रख के। ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। और उसी के साथ आप दूसरा देखिएगा, जैसे कि हम लोग भारत देश के जो बगल में है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इन लोगों का जो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स है भारत की तुलना में बहुत अच्छा है। तो जो देश भारत देश के तुलना में छोटा है, लेकिन वो लोग भी अपने आप को इतना बना के रखे हैं कि वहाँ का जनता कुपोषण का शिकार ना हो, भूखमरी का शिकार ना हो। वो देश अपने आप को इतना बना कर रखे हैं। लेकिन भारत जैसा देश, इतना बड़ा देश, इतना विकसित देश आज भूखमरी का और कुपोषण का शिकार है। लेकिन सरकार इसको स्वीकारना नहीं चाहती, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। अगर सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आने वाला दिन जो इसका मार झेलने को आम आदमी ही इसका मार झेलेगा और आम जनता ही इसका शिकार होगा। क्योंकि सरकार का आप लोग जानते ही हैं कि सरकार में जितने भी सुख सुविधा उन लोगों को दिया जाता है, शायद कहीं और देश में किसी सरकार में जनता द्वारा जो जनता से वो को इतना सुख सुविधा दिया जाता है। देश में और एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है करप्शन को लेके। जो करप्शन का जो एक रैंक होता है उसमें टोटल 181 कंट्री आते हैं, 181 एक कंट्री आते हैं। तो उसमें पैमाना है, हम लोगों का जो कंट्री है करप्शन का जो रैंक है उसमें 91 है। तो ये 91 जो रैंक है ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है कि देश में कितना बड़ा करप्शन चल रहा है। तो इससे भी ये पता चलता है कि लोगों का रग रग में करप्शन घुस चुका है, ये आंकड़ा यही दर्शाता है। तो ये भी बहुत सीरियस का एक मुद्दा है और कुपोषण का एक सबसे बड़ा सीरियस मुद्दा है। उस तरह हम लोगों का जो ये करप्शन का जो मुद्दा है ये भी बहुत सीरियस मुद्दा है। तो इस पे भी अगर काम किया नहीं जाएगा तो आने वाला समय जनता द्वारा जितना भी टैक्स दिया जाएगा सरकार को वो करप्शन में ही चला जाएगा। और भारत में जितने भी जो एनजीओ चल रहे हैं, जो संस्थाएं लोग चला रहे हैं, वो संस्था से केवल समाधान होगा, लेकिन वो ऊपरी समाधान होगा। वो कहीं कहीं पर कारगर साबित होगी और उसका प्रभाव भी होगा और उससे कुछ जो करप्शन जैसे मुद्दा हो गया और जैसे कि कुपोषण या तो भूखमरी जैसा मुद्दा हो गया, ये थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन पूरा ये जड़मूल से समाप्त नहीं होगा। तो इसका अगर जड़मूल से हम लोगों को अगर समाप्त अगर हम लोग चाहते हैं, अगर वाकई में अगर सचमुच हम लोग चाहते हैं कि ये सारे मुद्दा जड़मूल से समाप्त हो, तो इसका एक ही विकल्प है अभी हम लोगों के पास में। उसमें सभी लोगों को आध्यात्मिक की तरफ आना ही पड़ेगा। बिना आध्यात्मिक हुए जो समस्या है इसका पूरी तरह से निवारण नहीं होगा। तो आप किसी को भी अगर आध्यात्मिक राह में चलना चाहते हैं, खुद को जानना समझना चाहते हैं, तो अभी
हमारे देश में सबसे बड़ा संस्था चलाया जा रहा है आचार्य प्रशांत द्वारा, प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन। संस्था में आप जुड़ सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर जिस किसी को जुड़ना होगा, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अभी तक लाखों लोग आचार्य जी के साथ में जुड़ के अपने जीवन में बहुत अमूलचूल परिवर्तन लाए हैं, क्योंकि बिना आध्यात्मिक हुए हमारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा, चाहे वो लोगों का निजी जीवन का हो या समाज का हो या देश का हो। इसलिए हम लोगों को आध्यात्मिक की ओर आना पड़ेगा। देखिए, अभी लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, जितने भी सरकार में बैठे लोग, तो वो अपने ही देश के जो जनता है उनको कैसे मूर्ख बना रहे हैं। इससे पहले आप लोग देखें कि लद्दाख में चुनाव होने वाला था, तो उससे पहले वहाँ पर जो वर्तमान सरकार है वहाँ पर वो अपना बयान दे के आया और वहाँ के जो जनता थे उनको ये कह के आया कि वहाँ पर जो 6 शेड्यूल है वो वहाँ पर लागू किया जाएगा। और वहाँ पर वो ये वादा करके आया कि वहाँ जो लद्दाख है वहाँ पर 6 शेड्यूल लागू किया जाएगा। तब वहाँ का लोग बहुत ज़ोर शोर से समर्थन किए सरकार को। उसके बाद में फिर और आप लोग जानते हैं जो लद्दाख के जो सोनम वांगचुक है, जो आप लोग पिक्चर भी देखे हैं 3 इडियट, तो उसी से उसमें सोनम वांगचुक का बहुत जो उसने अपने जो डिग्रियां हासिल की है जो अपनी नॉलेज के बेस में, तो उसका नाम लेके वो 3 इडियट पिक्चर भी बना है। आप लोग देखें और नाम भी सुने हैं सोनम वांगचुक, जिसमें करीब वो कहते हैं ना 400 जो पेटेंट जो लिए हैं, तो वो सोनम वांगचुक आप लोग जानते हैं। तो वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। इससे कुछ महीना पहले लद्दाख में ये प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था कि सरकार ने ये वादा किया था कि वहाँ पर जो 6 शेड्यूल वो लागू करेंगे। तो लेकिन सरकार अभी वो 6 शेड्यूल लागू करने से मना कर रही है और सरकार पूरी तरह से अपना हाथ पीछे कर रही है। और अभी फ़िलहाल कुछ फैसला आया है कि अभी सरकार लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू नहीं करेंगे, लेकिन उसमें और कुछ और सरकार कुछ और शर्त रखी है उसमें। तो उसका तो अब सरकार का जो भी वार्तालाप होता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या वर्बली हो, तो उस सरकार के ऊपर तो भरोसा करना अभी बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि सरकार जब सत्ता में आने से पहले कुछ और कहती है और सत्ता में आ जाने के बाद में कुछ और कहती है। तो ये होता है, अगर लोग आध्यात्मिक नहीं हैं तो लोग यही करेंगे, एक दूसरे को ठगेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे, धोखाधड़ी करेंगे, एक दूसरे के साथ में छल कपट करेंगे, यही करेंगे। अगर जो सरकार में बैठे हैं अगर वो लोग आध्यात्मिक होते तो वो लोग इस प्रकार का छल कर ही नहीं सकते। अगर कोई भी सरकार से मांग करता, कहीं का भी हो, कोई हमारे पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, अगर कोई भी सरकार से कुछ भी मांग करता तो सरकार सबसे पहले उस जो मांगी गई जो मांग है, जो डिमांड है, उस पर सरकार निरीक्षण करती, जांच पड़ताल करती, देखती, जानती, समझती, उसका पूरा सर्वेक्षण होता। उसके बाद में सरकार निर्णय लेती कि हाँ, वहाँ पर जो मौजूदा जो जनता है जो मांग कर रही है वहाँ के लिए वो उचित है कि नहीं है। तो अगर सरकार में जितने लोग आध्यात्मिक होते तो सबसे पहले वो लोग यही करते कि पहले वहाँ का
पूरा परिवर्तन जो भी मांग के अनुसार जो उन लोगों का सर्वेक्षण होता उसका पूरा तरीका से जांच पड़ताल होता। उसके बाद ही जनता को किसी प्रकार का आश्वासन दिया जाता कि हाँ आप जो डिमांड कर रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर ये आपको उपलब्ध कराया जाएगा या नहीं। क्योंकि ये लोग आध्यात्मिक नहीं हैं तो इसलिए ये लोग ऐसा कर पाते हैं। अगर आध्यात्मिक हो जाता है तो वो क्योंकि वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। आध्यात्मिक होने का मतलब वही हो जाता है कि जो आध्यात्मिक हो गया वो अपने आप से झूठ बोल ही नहीं सकता। और जो इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता वो किसी से झूठ नहीं बोलेगा। तो आध्यात्मिक होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि वो आदमी ईमानदार हो जाता है और उस इंसान में आध्यात्मिक होने के कारण उस इंसान में करुणा आ जाती है, करुणा आ जाती है। और वो केवल इंसान के प्रति करुणा नहीं, वो पूरे जगत के प्रति वो उसमें करुणा आ जाती है। तो इसलिए जब वो अपने आप के साथ में अगर बुरा नहीं करता है तो वो किसी के साथ में बुरा होने भी नहीं देगा और वो बुरा भी नहीं करेगा। तो आध्यात्मिक होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और मैं बहुत छोटा संख्या ये गिना रहा हूँ क्योंकि जो आध्यात्मिक हो जाने के बाद में जो आध्यात्मिक हो जाता है उसके बाद में उसका जो लोगों के प्रति जो समर्पण है और पूरा जगत के प्रति जो उसका समर्पण है उसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। उसका कोई निश्चित कोई परिमाण नहीं निकाल सकता है आध्यात्मिक होने के बाद में। लेकिन ये ज़रूर होगा कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो आध्यात्मिक होने का ये सबसे बड़ा परिणाम होता है और ये सबसे बड़ा प्रभाव होता है। और क्योंकि हम लोग अभी आध्यात्मिक नहीं हैं, मैं जितने भी जो बात कह रहा हूँ ये मेरा कोई भी अंतिम बात नहीं है। और मेरा बात केवल नहीं, मतलब किसी का भी बात हो वो किसी का बात भी अंतिम नहीं होता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मैं लोगों तक सही बात पहुँचा सकूँ। और जब तक मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश मैं करता रहूँगा। जब तक सोशल मीडिया है और जब तक मैं हूँ तब तक मैं तो कोशिश करता ही रहूँगा। आप लोग इसको सुने या ना सुने वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दायित्व है और मेरा ये जिम्मेदारी भी है मैं लोगों तक वो बातें पहुंचाऊं जो लोगों को अभी दरकार है। और लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप आचार्य प्रशांत जी को सुने, जाने, समझे। और उसका लिंक तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और थोड़ा आप जानना समझना चाहते हैं तो आप आचार्य प्रशांत सर्च कीजिए यूट्यूब पे और उसके बाद में सुनिए, समझिए। क्योंकि अभी के समय समझना जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बात ये मुझे बहुत सुनने में आ रहा है कि मुझे लोगों से बातें करते हुए भी मुझे ये सुनने को जानने को मिल रहा है कि जब मैं आचार्य प्रशांत के जब लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो लोग कहते हैं कि आचार्य प्रशांत एक मोटिवेशनल स्पीकर है। और बहुत ऐसे जो है कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो आचार्य प्रशांत भी कर रहे हैं, तो मैं आचार्य प्रशांत के साथ में क्यों जुड़ूँ, उसके संस्था में क्यों जाऊँ। तो जिसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ आचार्य प्रशांत भी वही कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप एक भ्रम में हैं। किसी को बुरा लग सकता है कि ये बुरा लग सकता है कि आचार्य प्रशांत जो कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप एक भ्रम में हैं, आप अंधकार में हैं, आप कुछ जानते समझते नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। और जिसको लगता है कि आचार्य प्रशांत एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस वीडियो को देखकर आप ये कह रहे हैं जो सोशल मीडिया में उपलब्ध है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आप एक भ्रम में हैं, आप भी एक अंधकार में हैं।
जब तक आप संस्था में नहीं आएंगे और जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपका बात कुछ भी साफ नहीं होगा। तो आप एक दो वीडियो को देख के 30-60 सेकंड का वीडियो देख के आप ये नतीजा निकालने में आप सक्षम है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आप इसका उदाहरण ऐसे ही दे सकते हैं कि एक समुद्र में आप ये आपको एक पेन दिख रहा है, ये बॉल पेन है, तो इसके आगे एक बॉल होता है। तो वो बॉल के इसमें जो इंक है वो बॉल के घूमने से वो इंक आता है। तो अगर इस बॉल को अगर मैं एक समुद्र में फेंक दूँ तो उसको खोजना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो आपको एक उदाहरण के तौर में दे रहा हूँ कि इस तरह का बात है। तो आप इसी तरह का बात कर रहे हैं कि आप कुछ भी जाने समझे नहीं हैं। एक आध दो जो आपके पास में जो शॉर्ट वीडियो आता है उस वीडियो का आप देख के कह रहे हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आप भ्रम में हैं। हाँ, लेकिन ये भ्रम जो है वो दूर हो सकता है अगर आप आचार्य प्रशांत जी के साथ में आते हैं, प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के साथ में आप जुड़ते हैं, तो आपका ये भ्रम दूर हो सकता है। तो मेरा अपना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।